आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। हम अभी पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में अब तक हमने 2 लेक्चर कर लिए। आज आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। अगर हम थोड़ी सी रिकॉल करते हैं अब तक हमने 2 लेक्चरों में क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत माना जाता है। अब तक हमने क्या आपको पढ़ाया? तो मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए। तो सबसे पहले जो सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था वो आपका अरबी आक्रमणकारी था, जिसका नाम हुआ करता था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उस कासिम ने उसने जो आक्रमण किए आपके कासिम के द्वारा, वो कई बार आक्रमण हुए उसने किए, भारत से बहुत सारी चीज़ें लूटी और लूट के अपने कहाँ ले गया? अपने राज्य में। उसके बाद फिर हुए तुर्क आक्रमण। इसका हुआ तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, अब तुर्क आक्रमणकारियों में जो सफल जो माना जाता है वो आपका माना जाता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर भारत में 1027 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किया। उसके बाद फिर इसमें आक्रमण किया मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसने भी भारत में कई आक्रमण किए 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। अब 1206 ईस्वी तक आक्रमण किए तो ये जो गौरी हुआ करता था इसके कई गुलाम थे। उन गुलामों में से एक प्रमुख गुलाम हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था ऐबक। क्या नाम हुआ करता था? ऐबक के ही द्वारा दिल्ली सल्तनत के तहत, अगर दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल जाने तो ये आपका 1206 ईस्वी से लेकर और आपका 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसी में ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के ही अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना की। और ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की। उस गुलाम वंश में सबसे पहला जो शासक था गुलाम वंश के अंतर्गत वो था आपका गुलाम वंश के अंतर्गत कौन हुआ करता? ऐबक, क्योंकि इसने ही स्थापना की थी। ऐबक का कार्यकाल था 1206 ईस्वी से लेकर आपका 1210 ईस्वी। 1210 ईस्वी में जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो इसका जो पुत्र था उसका नाम था आराम शाह। वह कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा और इसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद शासक बना इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1210 ईस्वी से लेकर मान लो 11 से मान लो और 1236 ईस्वी तक। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में आप जान लीजिए। ये ऐबक जो था उसमें और ये दोनों ये क्या हुआ करते थे? ये मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे। ऐबक भी हुआ करता था, इल्तुतमिश हुआ करता था। तो भारत का जो शासन मिल गया ऐबक को, फिर ऐबक का पुत्र बना आराम शाह गद्दी पर बैठा, इसने इसकी हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इल्तुतमिश कितने समय तक रहा? 11 से लेकर 36 तक। उसके बाद बनी रजिया सुल्तान। इसके बीच में और छोटे छोटे समय कार्यकाल के लिए शासक रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको कहानी से जोड़ना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जो रजिया सुल्तान हुआ करती थी वो इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी। ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रही। रजिया सुल्तान के बाद बना बहराम शाह। ये इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह की रजिया सुल्तान का भाई हुआ करता था बहराम शाह। इसका जो कार्यकाल था वो आपका बहराम शाह का जो कार्यकाल रहा, किसका? बहराम शाह का कार्यकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। उसी के बाद बहराम शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा? मसूद शाह, जिसका आपको अभी पढ़ना है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है आज के लेक्चर की। आप समझ गए होंगे, तो हम आज यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो हम जान लेते हैं अब शासक कौन बन गया? मसूद शाह। अब मसूद शाह का अगर कार्यकाल देखें तो ये 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसका कार्यकाल 1246 ईस्वी तक रहा। तो ये मसूद शाह था, ये कोई अच्छा शासक तो था नहीं, है ना, ऐसी शासक था। तो इल्तुतमिश के पौत्र हत्या करवाकर खुद गद्दी पर बैठ गया, है ना, उस पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। अब जो मसूद शाह था, मसूद शाह को गद्दी से हटाया कैसे गया, है ना, इसके पौत्र का ही उसमें हाथ था या किसी और का? तो वो जान ले। ये जो मसूद शाह था इसको हटाने में दल चालीसा का गठन किया गया था, आपको बताया होगा। उस दल चालीसा का, जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था, उसी में एक अमीर हुआ करता था जिसका नाम था बलबन। उसी का दल चालीसा या तुर्काने चहलगामी का सदस्य हुआ करता था बलबन। उसके द्वारा अमीर ये बलबन बहुत अत्यधिक शक्तिशाली था। तो इसने क्या किया? अमीरों की सहायता से 4 वर्ष की कार्यकाल के अंदर ही इसको उसकी गद्दी मतलब बलबन के द्वारा इसको कैद कर लिया गया और नसरुद्दीन शाह को किस पे बैठा दिया गया? गद्दी पर बैठा दिया गया। किसकी सहायता से? बलबन की सहायता से। तो बलबन कौन सा? दल चालीसा का
सदस्य हुआ करता था। तो मसूद शाह को कैद कर लिया गया और फिर बाद में क्या करा दी, हत्या करा दी गई। और फिर बलबन ने क्या किया, खुद गद्दी पर ना बैठकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा। अब नसरुद्दीन जो महमूद था उसका कार्यकाल 1240 ईस्वी से लेकर और 1265 ईस्वी तक रहा। अब इसने क्या किया, जो अपना वजीर था, क्योंकि इसने सहायता की थी, तो नसरुद्दीन शाह ने अपना वजीर किसको बनाया, बलबन को बनाया। बलबन को उपाधि दी उलूग खां की। किसकी उपाधि दी, उलूग खां की। और ये नसरुद्दीन शाह था, इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई, जिसकी जो जानकारी किसके अनुसार, तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार 1265 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई, है ना। ये इससे इसके साक्ष्य मिलते हैं इसकी मृत्यु के। आगे चलते हैं। अब हम जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन, गयासुद्दीन बलबन। और बलबन का अगर कार्यकाल की बात करें तो 1265 ईस्वी से लेकर और 1287 ईस्वी तक अब बलबन गद्दी पर बैठा। अब बलबन ने क्या किया, ये जो बलबन हुआ करता था ये इलवारी तुर्क था, इलवारी वंश का तुर्क था। बलबन ने क्या किया, दल चालीसा का अंत कर दिया। जो इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा का गठन किया गया था उसका अंत कर दिया, क्योंकि ये जानता था कि जो अमीर हैं वो अधिक ताकतवर हैं तो वो मेरे लिए घातक होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कई राजाओं या मतलब सुल्तानों को हटाया था गद्दी से, उनकी हत्या करवाई थी। इसी के द्वारा लोह एवं रक्त की नीति चलाई गई। इसी के द्वारा किसकी, लोह एवं रक्त की नीति चलाई गई। इसी के द्वारा सिजदा और फाइवोस की प्रथा की शुरुआत की। अब तक सिजदा और फाइवोस क्या होता है, ये क्या होता था, ये अपने जो बलबन था वो अपने सुल्तान भगवान के बराबर या अल्लाह के बराबर मानता था। इसके आगे आदमी लेट कर नतमस्तक होकर सिजदा फाइवोस किया करता था। इसने इसकी शुरुआत की। उसके बाद अब इस सिजदा और फाइवोस के बारे में और जान लीजिए। इस प्रथा को सबसे पहले जो बैन किया था, क्योंकि बलबन ने स्टार्ट किया, इस पर रोक या बैन किसने लगाया सर्वप्रथम, तो वो शाहजहां के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाया गया, ठीक है। इस प्रथा का बैन तो लगाया गया पर अभी इसको समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन इसको जो समाप्त करने वाला व्यक्ति था वो किसने किया, औरंगजेब के द्वारा। सजदा एवं फाइवोस को औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया, अंत कर दिया गया। इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद नवरोज त्योहार मनाने को प्रारंभ किसने किया, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। अब ये नवरोज प्रारंभ क्या होता है, नवरोज त्योहार ये होता है फारसी नव वर्ष। आज भी कब मनाई जाती है, 21 मार्च को मनाई जाती है। फारसी जो नव वर्ष होती है उसको बोलते हैं नवरोज का त्योहार। आज भी 21 मार्च को इसको मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। 1287 ईस्वी में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ और भारत में, मंगोलों का जो आक्रमण था भारत में तो तीसरा था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के ऊपर उनका दूसरा आक्रमण था, ठीक है। कौन सा आक्रमण था, दूसरा आक्रमण था। आगे देखते हैं। मंगोलों ने शहजादा मोहम्मद की हत्या कर दी और अपने ही पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर वह भी मर गया। मतलब कि जब मंगोल जो शासक थे उसके द्वारा जब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया तो इसका शासक किसका, ये जो शासक हुआ करता बलबन का पुत्र हुआ करता था शहजादा मोहम्मद की जब हत्या कर दी गई तो ये कौन, बलबन बहुत दुखी होकर वह खुद ही अपने ही बीमारियों से ग्रसित होकर वह उसका मृत्यु को प्राप्त हो गया 1287 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी तथा इसका जो मकबरा था वो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का अगला सुल्तान बना बलबन का पौत्र केकुबाद। जो बलबन का पौत्र हुआ करता था केकुबाद, वो कौन बन गया, दिल्ली सल्तनत पर अब वह अगला शासक बन गया। अब देखते हैं केकुबाद। अच्छा, केकुबाद जो था उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जानकारी उसकी भी लेते हैं क्या है। अब जो केकुबाद था, केकुबाद 1287 ईस्वी से लेकर और आपका 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक बना। सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी ने केकुबाद को यमुना में फिकवाकर हत्या करवा दी। ये जो मलिक फिरोज खिलजी था उसने क्या किया, केकुबाद को यमुना में फिकवाकर उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और हत्या करने के बाद क्या हुआ, कौन गद्दी पर बैठ गया, कैमूर्स 1290 ईस्वी में ही गद्दी पर इसको बैठा दिया गया। अब कैमूर्स की भी हत्या करवाई किसने, मलिक फिरोज खिलजी ने, जो एक अफगानी तुर्क हुआ करता था, जो गुलाम वंश में खिलजी वंश की क्या करेगा, अब स्थापना करेगा इसकी हत्या करने के बाद। आगे चलते हैं। अब अगला जो वंश होगा, गुलाम वंश समाप्त हो गया, अब नया वंश हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत किसकी होगी, क्योंकि फिरोज शाह खिलजी जो था उसने किसकी, खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब जो नया वंश हुआ, गुलाम वंश समाप्त, नया वंश शुरू हो जाएगा खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से लेकर आपका 1320 ईस्वी तक रहेगा। कौन सा, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया, खिलजी वंश ने किया। अगर बात करें जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 प्रमुख वंश रहेंगे, उनमें सबसे कम शासन इसी खिलजी वंश ने किया। वो कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। किसकी,
खिलजी वंश की। अब हम जान लेते हैं यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 1290 ईस्वी से लेकर और 1296 ईस्वी तक भारत पर वो का नाम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में शासन किया। इसका जो वास्तविक नाम था मलिक फिरोज हुआ करता था। 1293 ईस्वी में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया और दक्षिण में आक्रमण कर दिया। और ये जो आक्रमण था भारत में मुस्लिमों का प्रथम, दक्षिण भारत में मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब ये दक्षिण भारत में कौन सी जगह? देवगिरी। रामचंद्र देव कहां के शासक थे? देवगिरी। और देवगिरी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिरोज खिलजी का दामाद या भतीजा, फिरोज जो खिलजी था उसका दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कारा कौशाम्बी में इख्तियार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को फिरोज शाह खिलजी ने किसका? आपका कारा एक स्थान हुआ करता था कौशाम्बी प्रयागराज में, उसका इख्तियार बना दिया। क्योंकि फिरोज शाह खिलजी का दामाद या भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही किसने? फिरोज शाह खिलजी ने कारा एक जगह थी जो कहां पे स्थित है? कौशाम्बी प्रयागराज में, उसका इख्तियार बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का अगर वास्तविक नाम की बात करें तो अली गुरसारच था, ठीक है। और इसी के किसके? फिरोज शाह खिलजी के समय में मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ और फिरोज शाह खिलजी के समय, ठीक है, इसी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी था किसका? फिरोज शाह खिलजी का भतीजा, देवगिरी पर आक्रमण करके वहां बहुत सारी लूटपाट की और देवगिरी की राजकुमारी को क्या कर लिया? उसने अगवा कर लिया। और अगवा करके कहां ले आया? कारा, जो कहां पर? कौशाम्बी प्रयागराज में, वहां पर ले आया। और जब फिरोज शाह खिलजी कारा गया, मतलब फिरोज शाह खिलजी जो इसका चाचा हुआ करता था, है ना, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, वो जब कारा गया ये पूछने के लिए, तो वहां पर उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर खुद अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया, मतलब कि अपने खुद की चाचा की हत्या करके। किस पे बैठ गया? गद्दी पर। अब फिरोज शाह खिलजी ने ही बसाया नया मुसलमानों के लिए मुगलपुर, जिसे आज दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसने अपने फिरोज शाह खिलजी जो शासक था या इसका चाचा हुआ करता था उसकी हत्या कर दी, या इसका ससुर हुआ करते थे उनकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। इसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसका वास्तविक नाम मैंने आपको बता दिया, अली गुरसार्ज था, है ना। इसके बारे में अब और जान लें। जोधपुर अभिलेख हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उससे प्राप्त जानकारी से अलाउद्दीन जो खिलजी की तुलना किससे की गई है? देवता से की गई है। अब अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा कुछ अच्छे सेना के क्षेत्र में काम किए गए। स्थायी सेना का गठन किया इसने, मतलब सेना अब स्थायी रहेगी, उसका गठन कर दिया। ये पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसने क्या किया? स्थायी सेना का गठन किया, साथ में उसने उनको जो वेतन था वो फिक्स देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत में की, शुरुआत सबसे पहले इसी ने की। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और देख लेते हैं, इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था उसका नाम क्या था? अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर अमीर खुसरो के बारे में अगर जानकारी लें तो 1243 ईस्वी में एक स्थान है पटियाली। जो पटियाली जगह है ये आपके उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है। वहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में, ठीक है। और ये 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में रहे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इनके द्वारा कुछ आविष्कार किए गए थे, वो भी देख लीजिए। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। कौन कौन से आविष्कार, वो आप देख लीजिए। उससे पहले कुछ चीजें, जैसे आविष्कार में क्या क्या था? सितार एवं तबला इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया। खड़ी बोली इन्हीं के द्वारा आविष्कार की गई, है ना। कव्वाली गायकी, जो आप कव्वाली सुनते हैं ना, उसकी गायकी किसी के द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा ही तैयार की गई। इतनी बात जान गए। और कुछ चीजें इनके बारे में आप जान लीजिए। इन्हीं के द्वारा कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया। एक पुस्तक है जिसके बारे में उन्होंने लिखा, खमासा ए खुसरो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी खमास ए खुसरो नामक। अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को ही, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसको सुल्तान ए जहां की उपाधि दी। इन्हीं के द्वारा किसकी उपाधि दी गई? अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी गई। अगर हम बात करें भारत का सबसे पुराना संगीत यंत्र, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे पुराना संगीत यंत्र, अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सा बताएंगे? बीड़ा। क्या है? बीड़ा। इतनी बात समझ गए। अगर अमीर खुसरो के गुरु की बात करें तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु हुआ करते थे। 1298 ईस्वी में गुजरात मिशन की, गुजरात मिशन में क्या था? गुजरात मिशन के द्वारा 1000 दिनारों में 1000 दिनारी मुद्रा हुआ करती थी, दिनार। गुलाम खरीदे गए। गुलाम किसके थे? मलिक काफूर, इसका गुलाम हुआ करता, जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या था? मलिक काफूर जिसे बोलते थे। इसे 1000 दिनार में गुलाम को खरीदा, ठीक है। इसी को क्या किया? अपना क्या बना लिया? सेनापति बना लिया। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इसी ने ही गुजरात अभियान किया था 1298 ईस्वी में।
अब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का अभियान हुआ। इसकी जानकारी चित्तौड़ अभियान की कहाँ से मिलती है? एक उपन्यास है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसी से मिलती है ना। और ये जो पद्मावत है ये 1540 ईस्वी से लेकर 45 ईस्वी के बीच लिखा गया है, जिसके उस समय जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे शेरशाह सूरी। ठीक है। अब जौहर शब्द जो यहाँ पे आपने देखा, ये जौहर आग में कूदकर हत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि जब चित्तौड़ अभियान हुआ, वहां पर जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारी महिलाओं के द्वारा क्या कर लिया गया था? जौहर कर लिया गया था, मतलब आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर सकते हैं उसको, या जौहर कर लिया था उन्होंने, अग्नि में जल गई थी। आगे देख लेते हैं क्या है। 1360 नहीं 1306 ईस्वी में, सॉरी 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत का अभियान हुआ, जिसमें मलिक काफूर को भेजा गया। तेलंगाना से वारंगल तक इसने सारी चीजें क्या ही जीत लिया, और वारंगल में ही अपना क्या बनाया? राजधानी इसने बना दी, राजधानी बनाई। उस समय पर अगर देखा जाए तो काकतीय वंश का राजा हुआ करता था रुद्रदेव ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था किसके? मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद प्रताप रुद्रदेव से विश्व प्रसिद्ध एक हीरा था जिसका क्या नाम था? कोहिनूर। कोहिनूर हीरा किसको दिया? मलिक काफूर ने ले लिया और अलाउद्दीन खिलजी को जाकर दिया, है ना। अब अगर तेलंगाना से देखें तो पहुंचा रामेश्वर के तमिलनाडु में, वहां पर उसको समुद्र मिल गया। जब मलिक काफूर कहां से? तेलंगाना से पहुंचा कहां पर? रामेश्वर। और रामेश्वर कहां से? तमिलनाडु। वहां पर उसको क्या मिल गया? समुद्र मिला। तो मलिक काफूर को यह लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा विश्व जीत लिया, अब इससे आगे कहीं भी भूमि में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी, जैसे क्योंकि उसको पता चल गया कि अब इसके आगे भूमि है नहीं, उसको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को, मलिक काफूर ने बताया, तो उसने सिकंदर ए सानी की खुद स्वयं ही उपाधि धारण कर ली। जजिया एवं जकात लगाया, इसके द्वारा क्या लगाया गया? कर, टैक्स। जजिया एवं जकात का टैक्स कर लगाया। इसने कुछ अन्य कर भी लगाए अपनी जनता पर, आवास कर, HRA मतलब होम टैक्स जिसे बोलते हैं, कृषि कर ना, सिंचाई कर, चराई कर जानवरों पर, ये टैक्स लगाए। इसने कुछ फेमस स्मारक भी बनवाए। अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है, अलाई दरवाजा ये भी दिल्ली में स्थित है ना। श्री का किला आपका ये भी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हौज हास भी इसी के द्वारा बनवाया गया। इसने कुछ चीज़ों की शुरुआत की, जैसे हुलिया दाग प्रथा। हुलिया दाग प्रथा में क्या था? जो सैनिक हुआ करते थे उनके घोड़ों को क्या कर दिया था? ऐसे एक मोहर हुआ करती थी, उससे दाग दिया जाता था, तो उसी हुलिया एवं दाग प्रथा, है ना, उनकी शुरुआत की। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दिल्ली में हुई तथा इसका मकबरा भी कहाँ पे है? दिल्ली में। अब इसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र किस पे बैठा? गद्दी पर बैठ गया, है ना। अलाउद्दीन का पुत्र गद्दी पर बैठा। देखते हैं कौन? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से लेकर और 1320 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो स्वयं को इसने स्वयं ही क्या कर लिया था? खलीफा घोषित कर लिया था। या बिना कपड़ों एवं औरतों के कपड़े पहनकर दिल्ली मलिक शासन या जो इसका दरबार हुआ करता था तहाँ चलाया करता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। पंजाब का एक इक्तेदार था जिसे का नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने मुबारक शाह खिलजी की क्या कर दी? हत्या। जो मुबारक शाह खिलजी थी, गाजी मलिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाएगा? गाजी मलिक को। अब वो नए वंश की स्थापना करेगा। गाजी मलिक किसकी? तुगलक वंश की। अब तुगलक वंश नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल रहेगा तुगलक वंश का 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पर। अब अगली क्लास नंबर 4, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। फिर जब हम तुगलक वंश पूरा समाप्त कर लेंगे, कहाँ तक? 1414 ईस्वी तक। उसके बाद हम नया वंश पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके शासकों या बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।